इस वीडियो में शामिल है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक हिल स्टेशन नैनीताल के बारे में। इस वीडियो के बाद आप नैनीताल को अधिक अच्छे से जान पाएंगे, भले ही आप यहाँ पहले आ चुके हों। एक्सप्लोर करेंगे वाइल्ड लाइफ लवर्स के पसंदीदा नैनीताल के हाई अल्टीट्यूड जू को, देखेंगे ब्रिटिश काल से ही प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर को, जानेंगे जनपद के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की कहानी एक अलग अंदाज में। एक्सप्लोर करेंगे कुमाऊं में ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध छोटे और खूबसूरत डेस्टिनेशन भवाली को। साथ ही देखेंगे नैनीताल के आसपास की झीलें भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल कैसे एक दूसरे से अलग हैं और यहाँ कैसे पहुँचे। दर्शन करेंगे विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के और जानेंगे बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ी कुछ कहानियाँ। कॉर्बेट के समीप मां गर्जिया देवी के मंदिर को, साथ ही देखेंगे कॉर्बेट वाटरफॉल और जिम कॉर्बेट के आवास जो अब कॉर्बेट म्यूजियम नाम से जाना जाता है। ट्रैकिंग के बिना पहाड़ों का सफर अधूरा रहता है, तो करेंगे हल्द्वानी के समीप छोटा कैलाश की ट्रैकिंग और दर्शन करेंगे मां शीतला देवी मंदिर के। साथ ही कैसे, कहां और कब घूमें की सटीक जानकारी ले पाएंगे। इस वीडियो में सभी जगहों का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है। इंडेक्सिंग में आप देखकर जान सकते हैं कि कौन सा डेस्टिनेशन कितने मिनट से शुरू है और आप इससे किसी भी पॉइंट पर आगे या पीछे जा सकते हैं। यात्रा की शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से नैनीताल जाते हुए। इस सफ़र की शुरुआत हमने की कालाडूंगी चौराहे से, जिसे हल्द्वानी शहर का केंद्र कहा जा सकता है, जहां पर स्थित है कालू सिद्ध मंदिर। कालू सिद्ध मंदिर से आगे लेफ्ट को सरस पार्किंग कॉम्प्लेक्स। यदि आपका बाजार में कोई काम है तो यहाँ सरस पार्किंग कॉम्प्लेक्स में आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। कालाडूंगी रोड चौराहे से नैनीताल रोड में चलते हुए कुछ मीटर पर बेस हॉस्पिटल है और इसके ठीक बाद रोडवेज का बस स्टेशन। रोडवेज बस स्टॉप के मेन गेट से अंदर जाकर आप दूसरे गेट से बाहर निकलकर KMOU बस स्टॉप में पहुंच सकते हैं, जहां से कुमाऊं के विभिन्न इलाकों जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुंशियारी आदि के लिए बसेज उपलब्ध रहती हैं, पर इनकी आवाजाही सुबह के वक्त अधिक रहती है। अगर आपको शाम की यात्रा करनी हो तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर तिकोनिया टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी हायर करनी होगी। तिकोनिया क्रॉसिंग में हम पहुँचे, जहाँ पर ये म्यूरल पेंटिंग्स यानी सीमेंट पत्थर पर उभरी हुई आकृतियाँ बनी हैं, जिसमें उत्तराखंड के कल्चर की झलक देखी जा सकती है। म्यूरल पेंटिंग्स ने इस चौराहे को और भी आकर्षक रूप दे दिया है। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी 40 किलोमीटर और सफ़र तय करने में लगने वाला समय लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर रानीबाग के बाद घुमावदार और हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है। टैक्सी स्टैंड, जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, हल्द्वानी, देहरादून, लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण उत्तराखंड का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है। दाएं हाथ की ओर को सितारगंज बरेली बाईपास रोड है। जिन्हें पहाड़ी एरिया से बरेली जाना हो वो बिना हल्द्वानी शहर के अंदर प्रवेश किए यहाँ से जा सकते हैं हल्द्वानी शहर के आउटर एरिया में, जो 3 पानी के पास फिर बरेली रोड में मिल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे गुलाब घाटी के पास। यहाँ पर रोड थोड़ा संकरी है, इसलिए यहाँ कभी कभी थोड़ा जाम देखने को मिल जाता है। यहाँ से बाएं हाथ की ओर को माँ शीतला देवी का मंदिर है। सफ़र में आगे बढ़ने से पहले आइए करें माँ शीतला देवी के दर्शन। यह है सड़क से लगा हुआ माँ शीतला देवी मंदिर का प्रवेश द्वार। हल्द्वानी या काठगोदाम से शेयरिंग ऑटो या अपने वाहन द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। हल्द्वानी से यहाँ की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। अपना वाहन चौड़ी सड़क के किनारे उचित स्थान पर खड़ा कर मंदिर तक लगभग आधा किलोमीटर का ट्रैक कर पहुँचा जा सकता है, जिसे तय करने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है। शीतला देवी मंदिर को जाने का यह मार्ग चट्टानों को काट कर बनाया गया था।
जिसमें खाई की ओर लोहे की रेलिंग्स और पहाड़ की ओर पत्थरों की दीवार बनाई गई है। यहाँ बोर्ड में वन क्षेत्र में प्रवेश न करने हेतु निर्देश लिखा गया है। शुरुआती चढ़ाई के बाद फिर समतल मार्ग आरंभ हो जाता है और मार्ग के दोनों ओर कुछ इस प्रकार की किसी खूबसूरत पेंटिंग से दृश्य नजर आते हैं। यहाँ हल्दू सहित कई विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां दिखाई देती हैं। यहाँ की शांति और प्राकृतिक खूबसूरती को देख यह ख्याल आता है कि हल्द्वानी काठगोदाम जैसे व्यस्त क्षेत्र और इतने अधिक ट्रैफिक के समीप इतना शांत और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण क्षेत्र। प्राकृतिक सुंदरता निहारते मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के प्रांगण में पहुंच जाते हैं। अपने फुटवियर उतारकर यहाँ स्थित प्राकृतिक जल स्रोत में श्रद्धालु अपने हाथ पैर धोकर मंदिर के इस गेट से प्रवेश करते हैं। यह है मंदिर परिसर, जहां निरंतर चलने वाली आरती और भजन का संगीत मन मोह लेती है। मां शीतला देवी को समर्पित कई मंदिर उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों जैसे द्वाराहाट, शीतला खेत, अल्मोड़ा तथा काठगोदाम सहित कई स्थानों में है। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं जैसे मां काली, दुर्गा जी, हनुमान जी आदि को समर्पित छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। लोगों की यह आस्था है कि शीतला देवी की कृपा से त्वचा संबंधित रोगों सहित अनेक रोगों का निवारण होता है। यहाँ के मुख्य मंदिर में शीतला देवी की काले पत्थर की एक सुंदर प्रतिमा है। स्थानीय लोगों की गहरी आस्था माता शीतला से जुड़ी है। यहाँ समय समय पर भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा रामायण, भागवत, देवी पूजन व भंडारे का आयोजन किया जाता रहता है। साथ ही नवरात्रि और अन्य पर्वों के अवसरों पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंदिर के पीछे चंद राजाओं के समय में हाट का बाजार लगाया जाता था तथा यहाँ लोग दूर दूर से सामान खरीदने आया करते थे। मां शीतला देवी के दर्शन कर पुनः जारी रखते हैं नैनीताल मार्ग में अपनी आगे की यात्रा। नैनीताल यहाँ से 32 किलोमीटर्स, भीमताल 17 किलोमीटर्स और रानीखेत 82 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं रानी बाग। यहाँ एक तिराहा है जिसमें दाईं ओर को जाने वाली रोड भीमताल होते हुए दूसरे पहाड़ी इलाकों को जाती है। हम इस रोड में सीधे चलते हुए जूलीकोट होते हुए नैनीताल पहुँचेंगे। पहाड़ी क्षेत्र शुरू होने के कारण तापमान में गिरावट का भी एहसास होता है। सड़क की बाईं ओर पहाड़ियाँ और दाईं ओर ढलान, दोनों ओर शांत जंगल। रास्ते में आपको कुछ दूरी पर छोटे ढाबे या रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। सी लेवल से दोनों सिटीज का कंपेयर करते हैं। हल्द्वानी शहर समुद्र तल से लगभग 424 मीटर यानी 1391 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं नैनीताल सी लेवल से 2084 मीटर यानी 6837 फीट की हाइट पर है और पहाड़ी बेंच घुमावदार रोड से इस ऊंचाई को और नैनीताल की दूरी तय करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। काठगोदाम के बाद जूलीकोट में अगली सबसे बड़ी बाजार है। NH 109 पर हम चल रहे हैं। यह उत्तराखंड के बेहतरीन पहाड़ी रूट्स में से एक माना जाता है।
जूलीकोट से 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद ये तिराहा, जहाँ से आप सीधे जाएंगे तो भवाली पहुँचेंगे और भवाली होते हुए आप पहाड़ के दूसरी जगहों जैसे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुनस्यारी की ओर जा सकते हैं। और बाईं ओर को जो रोड घूमी भी है, यहाँ से हम नैनीताल को पहुँचेंगे। अभी हम बल्दिया खान से गुजर रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को रोड एक छोटे से कस्बे पटवा डांगर को जाती है, जिसमें लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। हम मेन रोड पर सीधे आगे की ओर जाएंगे। नैनीताल की दूरी यहाँ से 9 किलोमीटर है। इस मार्ग में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे डिस्टेंस बताने के लिए साइन बोर्ड्स आपको दिखते रहते हैं। काठगोदाम, जो कि नैनीताल से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, से नैनीताल की ऊंचाई काफ़ी अधिक है, लगभग 1600 मीटर। तो सड़क को चढ़ाई से बचने के लिए इसमें आपको काफ़ी यू टर्न से होकर गुजरना होता है। ये एक और यू टर्न, जहाँ से एक रोड ऑब्जर्वेटरी अंतरिक्ष वेधशाला को जाती है। हम यू टर्न लेती मेन रोड से नैनीताल की ओर बढ़ेंगे। ऊंचाई पर चलते हुए जैसे जैसे आप नैनीताल के नज़दीक पहुंचते हैं, आपको क्लाइमेट में बढ़ती ठंड का एहसास होने लगता है। इसी खूबसूरत रोड पर चलते हुए हम पहुंचे हनुमानगढ़ी। नैनीताल अब यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ से राइट हैंड साइड को है लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके हनुमानगढ़ी मंदिर, जिसके प्रति क्षेत्रवासियों में गहरी आस्था है। श्रद्धालु दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटक भी यहाँ मंदिर के दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी आप पहुँच गए तो समझिए नैनीताल बस आने ही वाला है। आपके सफ़र की थकान नैनीताल में प्रवेश करते ही, यहाँ की झील को देखते ही खुशी में बदल जाएगी। अब हम पहुंचे नैनीताल के टैक्सी स्टैंड। नैनीताल अपनी खूबसूरती के साथ अपने सुहावने मौसम के लिए भी जाना जाता है। जहां गर्मियों के मौसम में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगर लू के थपेड़ और उमस का सामना करने होते हैं, वहाँ इस जगह में रहने वाले लोग सुबह शाम अक्सर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए दिख जाते हैं। ये नैनीताल का तल्लीताल क्षेत्र है। इसी चौराहे पर रोडवेज बस स्टैंड भी है। नैनीताल में प्रवेश करते ही दिखता है खूबसूरत ताल। ताल में बोटिंग का आनंद उठाते सैलानी और ताल के किनारे बसा खूबसूरत शहर नैनीताल। और यहाँ से दाईं ओर मार्ग भवाली, अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, सातताल आदि को जाता है। तल्लीताल का बोट स्टैंड, जहां से आपने बोटिंग का आनंद लेना हो तो यहां से बोट हायर कर सकते हैं। नैनीताल में वाहनों के लिए लेक ब्रिज का शुल्क तल्लीताल चेक पॉइंट में लिया जाता है, जो मॉल रोड से एक बार गुजरने के लिए ही मान्य है। तल्लीताल में रोडवेज का बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड भी है। तल्लीताल से रिक्शे से मल्लीताल तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ से लोअर मॉल रोड से हम आगे बढ़ेंगे और ये वन वे है और वापसी में आपको अपर मॉल रोड से नीचे को आना होगा। यहाँ पर कई सारे पर्यटन आकर्षण हैं, जैसे नैना देवी मंदिर, जू, किलबरी, चाइना पीक, स्नो व्यू, टिफिन टॉप, पंगोट। इसके अलावा नैनीताल की ऊंची जगहों से हिमालय दर्शन किया जा सकता है और करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज जैसे बोटिंग, ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, रोपवे राइड, रॉक क्लाइंबिंग, बाइक राइडिंग, नेचर वॉक आदि हैं। आप जब भी नैनीताल आएँ गर्म कपड़े और रेनकोट लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आ जाती है और सुबह शाम रात को ठंड तो होती ही है। यहाँ पार्किंग के लिए फ्लैट्स में सबसे बड़ा पार्किंग लॉट अवेलेबल है, लेकिन पर्यटक सीजन में हैवी रश रहने से यह कंफर्म कर लें कि आपको वहाँ पार्किंग मिलेगी या नहीं। इसलिए आप होटल के साथ पार्किंग की भी व्यवस्था करवा लें अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं। नैनीताल से सैलानी यहाँ खूबसूरत यादों और यहाँ की तस्वीरों के साथ गर्म ऊनी कपड़े, वैक्स प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स आदि अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। नैनीताल में शाम 6 बजे के बाद कुछ घंटों के लिए मॉल रोड में वाहनों की आवाजाही बंद रहती है। इस समय रोशनी से नहाए खूबसूरत नैनीताल शहर और ताल के किनारे मॉल रोड में घूमना
ये वो बात है जो सैलानियों की मधुर स्मृतियों में हमेशा के लिए बस जाती है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य में स्थित विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है। पहाड़ों के बीच इस जगह पूरे वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। अप्रैल से जुलाई के मध्य पीक सीजन रहता है। पीक सीजन, वीकेंड्स और फेस्टिव सीजन में नैनीताल आने का प्रोग्राम बने तो कुछ समय पूर्व अपने होटल रूम्स की बुकिंग करा लें। ज़्यादातर होटल्स और रिजॉर्ट्स इस समय फुली ऑक्यूपाइड रहते हैं। मॉल रोड के अतिरिक्त कई अच्छे होटल्स मल्लीताल, तल्लीताल और ताल की ऊंचाई वाली जगहों में हैं। पीक सीजन के अलावा नैनीताल फेस्टिव सीजन में और वीकेंड्स में भी काफ़ी रश रहता है। जुलाई से सितंबर का समय फोटोग्राफर्स, प्रकृति प्रेमियों और नवविवाहित जोड़ों के लिए बेहतरीन है। मानसून की वजह से इस समय नैनीताल में कम पर्यटक आते हैं। मानसून सीजन में होटल रिजॉर्ट्स के पैकेज में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। गर्मियों के मौसम में भी अपने साथ हल्के ऊनी कपड़े रखें। नैनीताल में कभी भी बारिश हो सकती है, मानसून का सीजन ना हो तब भी। अक्टूबर से दिसंबर सर्दियों का मौसम भी नैनीताल में घूमने के लिए बेहतरीन समय है। इन दिनों हिमालय श्रृंखला देखने के भी मौके रहते हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर की छुट्टियों का समय होने के कारण इस समय बड़ी संख्या में ट्रैवलर्स नैनीताल विजिट करते हैं। जनवरी से मार्च सर्दियों का मौसम, कम पर्यटक। दिसंबर से फरवरी के बीच कई बार स्नोफॉल भी होता है। दिल्ली, देहरादून, लखनऊ और देश के कई शहरों से आने वाले सैलानी ट्रेन, बस, टैक्सी या निजी वाहन से हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए नैनीताल पहुंचते हैं। हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी 41 किलोमीटर है। काशीपुर से आने वाले पर्यटक कालाढूंगी होते हुए भी नैनीताल पहुंच सकते हैं। कालाढूंगी से नैनीताल की दूरी 37 किलोमीटर है। काठगोदाम और हल्द्वानी के बीच में नियमित अंतराल में रोडवेज, प्राइवेट बसेज, टैक्सी चलते रहती हैं। काठगोदाम हल्द्वानी से जुड़ा हुआ शहर है और नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन। नैनीताल शहर का मुख्य आकर्षण यहाँ की झील और उसके साथ चलती खूबसूरत लगभग 2 किलोमीटर लंबी मॉल रोड। ताल के एक किनारे को तल्लीताल और दूसरे किनारे को मल्लीताल कहा जाता है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी का मंदिर स्थित है। नैना देवी मंदिर के कारण ही ताल और इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। यहाँ सती के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। 1880 में भूस्खलन से मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 1883 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया और उसके बाद समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता रहा है। स्वामी विवेकानंद 2 बार 1890 और 1898 में नैनीताल आए थे। नैना देवी मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर सहित कई दूसरे मंदिर भी हैं। मंदिर से नैनी झील और नैनीताल का सुंदर दृश्य नजर आता है। यहाँ झील में काफी मछलियां देखी जा सकती हैं। नैना देवी मंदिर के पास एक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भी है। मंदिर के गेट से सामने की तरफ यहाँ की प्रसिद्ध तिब्बती मार्केट है। यह मार्केट मुख्य रूप से गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए जानी जाती है। मंदिर के गेट से दाईं ओर फूड लवर्स के लिए एक अच्छी मार्केट है। फास्ट फूड मार्केट से कुछ कदम की दूरी पर फ्लैट्स ग्राउंड है और यहीं पर है नैनीताल की सबसे बड़ी कार पार्क। पीक सीजन के दौरान पर्यटकों के लिए पार्किंग फिलहाल एक बड़ी समस्या है। मॉल रोड पर पार्किंग प्रतिबंधित है। टैक्सीज के लिए पार्किंग नैनीताल में नेशनल होटल के पास हल्द्वानी रोड में भी स्थित है। मॉल रोड में बहुत कम होटल्स के पास प्राइवेट पार्किंग है, इसलिए आप जिस होटल में स्टे करने वाले हैं उसमें बुकिंग के समय पार्किंग की जानकारी भी ले लें। फ्लैट्स ग्राउंड के सामने है नैनीताल की जामा मस्जिद। ब्रिटिश सेना में कार्यरत मुस्लिम सैनिकों की इबादत के लिए यह मस्जिद 1882 में बनाई गई थी। 2004-2005 में इस्लामी वास्तुशैली से पुनर्निर्माण कर
इसे यह खूबसूरत रूप दिया गया। नैनीताल मॉल रोड में चर्च भी है। इसके अलावा नैनीताल में ब्रिटिश टाइम की बनी बहुत सी इमारतें देखी जा सकती हैं। फ्लैट्स ग्राउंड के समीप सिनेमा घर और पार्क हैं। यहाँ से टहलते हुए मॉल रोड में पहुंचे तो नैनीताल का रिक्शा स्टैंड नजर आता है, जहाँ से बाईं ओर चलते हुए नैनीताल की स्थानीय बाजार, जिसे बड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है, पहुंचा जा सकता है। नैनीताल में वैक्स प्रोडक्ट्स बेहद पॉपुलर हैं। आर्टिस्टिक कैंडल्स यहाँ की बाजार से पर्यटक खरीदना पसंद करते हैं। नैनीताल के आसपास घूमने के लिए बाइक किराए पर ली जा सकती है। यहाँ घूमने के लिए बाइक्स कई जगह मिल जाती हैं, तल्लीताल, मॉल रोड, मल्लीताल। अमूमन 600 से 2000 रुपये प्रतिदिन के चार्ज पर यहाँ पर बाइक मिल जाती हैं। नैनीताल में एडवेंचर एक्टिविटीज का भी आनंद लिया जा सकता है। केबल कार से स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं, जहां से हिमालय देखा जा सकता है। हालांकि जब इन्वायरमेंट में हल्की धुंध होती है तब हिमालय की विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। स्नो व्यू पॉइंट में बम्पिंग कार, फ्लाइंग फॉक्स, फ्री फॉल को एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ घुड़सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। स्नो व्यू तक टैक्सी से भी पहुंचा जा सकता है। स्थानीय टैक्सी से नैनीताल की सैर करना ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ कई जगह रोड्स नैरो हैं, कई जगह पहुँचने के लिए बहुत चढ़ाई है। टैक्सी ड्राइवर गाइड का काम भी करते हैं और स्थानीय टैक्सी में आपको बार बार एंट्री और पार्किंग का चार्ज नहीं देना होता, क्योंकि टैक्सी चालकों के पास लंबी अवधि के पास होता है। बारापत्ता ट्रैकिंग पॉइंट, खुरपाताल, मैजिक लेक जहाँ ट्रॉली जाती है वहाँ एडवेंचर पार्क। 8 जगह 500 में फुल टैक्सी। टैक्सी से एक ही दिन में नैनीताल के 10-15 किलोमीटर के रेडियस में फैले दर्शनीय स्थलों की भी सैर की जा सकती है, जिनमें से कुछ हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, आर्यभट्ट वेधशाला, हिमालयन, नैनीताल लेक पॉइंट, सुकाताल ड्राई लेक, बारापत्ता ट्रैकिंग पॉइंट, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट। एक ही गिनते हैं इसको, 2 गिन देंगे तो 2 हो जाएंगे सर। रोबो पॉइंट, हिमालय स्नो व्यू, और एक आपका मैजिक लेक खुरपाताल। नैनीताल हर उम्र के लोगों के लिए एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। महसूस कीजिए अपने नज़रिए से, नैनीताल में हाई एल्टीट्यूड जू देखे जाने लायक स्थानों में से एक है। नैनीताल में जू तक पहुंचने के लिए लगातार चलने वाली शटल सर्विस उपलब्ध हैं। जू के लिए टैक्सी सेवा तल्लीताल रिक्शा स्टैंड से मॉल रोड की ओर चलते हुए कुछ कदम की दूरी पर अवेलेबल है। मॉल रोड से जू की दूरी 2 किलोमीटर है। जू जाने से पहले ध्यान रखें, आप शाम 3-4 बजे से पहले जू में प्रवेश ले लें। शाम 4:30 बजे के बाद जू में एंट्री बंद हो जाती है और 5 बजे तक ही विजिटर्स जू में घूम सकते हैं। जू हर थर्सडे को बंद रहता है। यह है जू की चढ़ाई और संकरी रोड। नैनीताल में आप अपनी कार से आए हैं तो उसे पार्किंग में छोड़ घूमने के लिए यहाँ चलने वाली लोकल टैक्सीज का उपयोग करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, क्योंकि नैनीताल में कई जगह रोड बहुत नैरो हैं, कई जगह वन वे एंट्री है और कई जगह पहुंचने के लिए बहुत तीव्र चढ़ाई या ढलान है। शटल सर्विस का चार्ज स्क्रीन में देखा जा सकता है। यह शुल्क दोनों ओर के लिए है। मॉल रोड से जू को जाने वाली रोड के पास टिकट बनते हैं। टिकट बनने के बाद जू के लिए अनुबंधित किसी भी वाहन से जू पहुंचा और वापस लौटा जा सकता है। पर्यटक सीजन में यहाँ काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। जू तक मॉल रोड से ट्रैक करके भी पहुंचा जा सकता है। यह है जू की पार्किंग। यहां से कुछ मीटर की चढ़ाई तय कर जू तक पहुंचा जा सकता है। बाईं तरफ पहाड़ियों से घिरी खूबसूरत लेक। जू के मुख्य एंट्रेंस गेट के सामने टिकट काउंटर। जू के गेट से अंदर प्रवेश कर फाउंटेन और सुंदर गार्डन,
जू के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए हल्की चढ़ाई है। सबसे पहले बर्ड्स के केज हैं, फिर दूसरे एनिमल्स के। जू का आकर्षण जानवरों के अतिरिक्त कई हाई एल्टीट्यूड पेड़ पौधे भी हैं। नैनीताल जू में बंगाल टाइगर के अलावा लेपर्ड्स, जापानी लंगूर, रेड पांडा, तिब्बतियन भेड़िए, हिमालयन भालू, घुड़ल, बार्किंग डियर, सांभर आदि जानवर और कई सारे पक्षी हैं। जू में एनिमल्स को एडॉप्ट भी किया जा सकता है। इसके लिए नैनीताल जू प्रशासन से संपर्क किया जा सकता है। हमारे जू में विजिट करने का समय किसी जानवर के आराम करने का समय भी हो सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि यहाँ विजिट करते समय सभी जानवर दिख जाएं। वाइल्ड लाइफ लवर्स इतनी ऊंचाई में संवेदनशील जानवरों और शांत जंगल के बीच अपनी बेहतरीन स्मृतियों के लिए यहाँ अच्छा वक्त बिताते हैं। जू के बीच में जंगल से घिरा गोलू देवता का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। नैनीताल से लगभग 11 किलोमीटर दूर है खुरपाताल, नैनीताल कालाडूंगी रोड में। और इसी मार्ग से कालाडूंगी होते हुए रामनगर, काशीपुर या देहरादून आदि स्थानों के लिए जा सकते हैं। खुरपाताल का यह नाम होने का कारण माना जाता है इस ताल का आकार घोड़े के खुर यानी तलवे के समान है। हालांकि स्थानीय जानकारों का कहना है कि इस स्थान का पूर्व नाम कुरपखा है, जिसका संदर्भ एक ऐसी विशेष प्रजाति की झाड़ी से है जो स्लोप यानी ढलान में होती है, जो यहाँ बहुतायत में हुआ करती थी। नैनीताल की खोज के समय इस स्थान को पहली बार जब ब्रिटिशर्स ने विजिट किया तो उच्चारण में अशुद्धि से कुरपखा को खुरपा कहना शुरू कर दिया और यह ताल खुरपाताल हो गया। खुरपाताल में सड़क से लगा हुआ है मां मनसा देवी का मंदिर, जहां मंदिर में श्रद्धालु अपनी सुरक्षित यात्रा हेतु मां से आशीर्वाद मांगते हैं। मंदिर के साथ में लगा है प्राकृतिक जल स्रोत। मुख्य सड़क से नीचे की ओर देखने पर खुरपाताल की झील दिखाई देती है। साथ ही सड़क के नीचे देखते हैं कुछ इमारतें, पर्यटकों के ठहरने हेतु कुछ रिजॉर्ट्स। अभी कोहरों की परतों के बीच यहाँ के नज़ारे और भी मनमोहक लग रहे हैं। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग में खुरपाताल झील तक का एक अलग रोड जाती है, जिससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर नीचे पहुंच खुरपाताल झील कुछ इस तरह दिखाई देती है। शांत स्थल में बने इस झील के किनारे की जमीन गांव वासियों द्वारा खेती के उपयोग में लाई जाती है। लगभग आधा किलोमीटर लंबी यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है। खुरपाताल को रहस्यमय झील भी कहा जाता है,
क्योंकि इस झील के पानी का रंग बदलता रहता है। इस झील का पानी कभी लाल, कभी हरा तो कभी नीला दिखाई देता है। इस झील का पानी साफ और गर्म है, इसलिए इसे गर्म पानी वाली झील भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि सर्दियों में भी इस झील का पानी हल्का गुनगुना होता है। खुरपा ताल में बोटिंग नहीं होती। इस झील में भारी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। आसपास के आकर्षण और खुरपा ताल से उनकी दूरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर 78 किलोमीटर और निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगभग 33 किलोमीटर दूर है। खुरपा ताल अपने वाहन से अथवा टैक्सी से अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार पहुंच सकते हैं। परिवार के साथ, मित्रों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए खुरपा ताल साल में कभी भी आया जा सकता है। सर्दियों में अपने साथ गर्म कपड़े लाएं। गर्मियों में सुबह शाम का वक्त झील की सैर करते हुए बिताया जा सकता है। खुरपा ताल के बाद अगला डेस्टिनेशन भवाली। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल शहर से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है यह स्थान भवाली। में आप जानेंगे भवाली को थोड़ा और करीब से और जानेंगे भवाली के आसपास के पर्यटक आकर्षणों के बारे में। समुद्र तल से लगभग 1706 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भवाली नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, रामगढ़, सात ताल और मुक्तेश्वर जैसे आकर्षक पर्यटक स्थलों के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा शांत पहाड़ी स्टेशन। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई शांति और अत्यधिक आनंद का अनुभव कर सकता है। वर्ष भर यहाँ का मौसम बेहद सुखद और सुहावना रहता है। भवाली पैनोरामिक दृश्यावलियों समेटे प्रकृति का वरदान है। शांत वातावरण और खुली जगह होने के कारण भवाली कुमाऊं की एक शानदार नगरी है। भवाली की जलवायु अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक है। भवाली में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं, बर्फीले आकार की सड़कें हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। यहाँ बांज, बुरांस, चीड़ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और पर्वतीय अंचल में मिलने वाले फलों की मंडी भी यहीं स्थित है। भवाली कई प्रकार के पहाड़ी फलों जैसे सेब, आड़ू, स्ट्रॉबेरी, पूलम और खुबानी जैसे फलों का विदेशों को निर्यात करने का एक प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा कुछ जिज्ञासु लोग काफल के मौसम में काफल नामक फल खाने और इन फलों को खरीदने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम से अल्मोड़ा, बिनसर, रानीखेत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या गढ़वाल के क्षेत्रों में जाना हो तो भवाली इन रूट्स के बीच में आने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से भवाली पहुंचने के लिए दो ऑप्शन है, एक वाया जोलीकोट होते हुए, दूसरा वाया भीमताल होते हुए। ये दोनों रूट इस भवाली तिराहे पर आकर मिलते हैं। यहीं से एक रोड नैनीताल के साथ साथ वाया जोलीकोट होते हुए हल्द्वानी को और दूसरा मार्ग भीमताल होते हुए हल्द्वानी को, और यह मार्ग कैंची मंदिर, खैरना और खैरना से आगे होते हुए रानीखेत, अल्मोड़ा आदि को जाता है। ये सड़क है भवाली भीमताल मार्ग। इस मार्ग में कुछ दैनिक आवश्यकताओं के सामान से जुड़ी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स आदि अवेलेबल हैं। ये है यहीं स्थित देवी मंदिर। यहाँ राधा कृष्ण जी, हनुमान जी, गणेश जी, काली माँ, शिव जी और नंदी जी की प्रतिमाएं हैं। मंदिर से ही करीब 150-200 मीटर आगे लेफ्ट हैंड साइड को जाता मार्ग दिखता है, जहां से मुक्तेश्वर, थानाचूली, रामगढ़ आदि जाया जा सकता है। और रामगढ़ होते हुए ये मार्ग अल्मोड़ा को भी जाता है, जो क्वारब में मिलता है। कुछ स्थानों जैसे मौना, क्वारब आदि की दूरी आप स्क्रीन में दिख रहे बोर्ड में देख सकते हैं। और इसी तिराहे से करीब 60-70 मीटर आगे एक और तिराहा दिख रहा। सामने जाता मार्ग घोड़ाखाल के लिए है। प्रकृति प्रेमी से लेकर एकांत स्थल के खोजियों के लिए यह पर्वतीय स्थल किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे और यहाँ बहने वाली ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी रिफ्रेशिंग एहसास कराती हैं। कुछ नया जानने और कुछ नया अनुभव करने के लिए यह एक आदर्श स्थल है। भवाली के मुख्य तिराहे से बाईं ओर जाने वाली सड़क नैनीताल को जाती है। यहाँ से दाईं ओर ढलान की ओर जाने वाली रोड
रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि स्थानों को जोड़ती है और भवाली से कैंची धाम तक लगभग 8 किलोमीटर तक ढलान। कैंची मंदिर और इसके साथ लगा आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची नाम की सुंदर और छोटी सी जगह में है। यह आश्रम बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। कैंची धाम आश्रम नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली के समीप समुद्र तल से 1400 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से 321 किलोमीटर्स, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 343 किलोमीटर्स और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कैंची मंदिर की दूरी 390 किलोमीटर्स है। बाबा नीम करोली आश्रम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं। बाबा सशरीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक करुणा, दया और आशीर्वाद अब भी श्रद्धालुओं पर बरसता है और उन्हें कितने ही कष्टों से दूर करता है। बाबा नीम करोली महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 25 मई 1962 को बाबा जी ने अपने पावन चरण प्रथम बार इस भूमि पर रखे। यह जगह उन्हें बहुत पसंद आई। शिप्रा नाम की छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे सन 1962 में उन्होंने अपने भक्तों के सहयोग से कैंची धाम की नींव रखी। यहाँ 2 घुमावदार मोड़ हैं जो कि कैंची के आकार के हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची पड़ा। कैंची मंदिर का परिसर रोड से लगा हुआ है। कुछ सीढ़ियां उतरकर मंदिर और आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर के निकट सड़क के किनारे गाड़ियों को खड़े करने के लिए काफी पार्किंग है। एकदम व्यस्त सीजन न हो तो आमतौर पर गाड़ियां पार्क करने के लिए यह जगह मिल जाती है। कैंची प्रकृति से घिरा एक छोटा सा शांत और रमणीय कस्बा है। यहाँ दैनिक सामान की कुछ दुकानें और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। मंदिर और आश्रम परिसर में श्रद्धालु शीतकाल में नवंबर से मार्च तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक और शेष वर्ष प्रातः 6 से शाम 7 बजे तक का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों से घिरा है और मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम, माँ सीता तथा माँ दुर्गा के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। किंतु कैंची धाम बाबा नीम करोली महाराज और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकता है। बाबा नीम करोली महाराज का संन्यास पूर्व नाम पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी अवस्था में गृह त्याग के पश्चात साधना कर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी और अपना जीवन लोक कल्याण को समर्पित कर दिया। बाबा नीम करोली महाराज से श्रद्धालु हमेशा चमत्कृत और विस्मित होते रहे, परंतु बाबा स्वयं सादगी पसंद और दिखावे से दूर रहते थे। ब्रिटिश काल में एक टिकट परीक्षक ने रेलवे में प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे युवा योगी को टिकट नहीं होने पर अपमानित कर अगले स्टॉप में ट्रेन से उतार दिया, लेकिन इसके बाद गार्ड के ग्रीन सिग्नल और ड्राइवर के बहुत कोशिश के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। तब किसी ने टिकट कलेक्टर को सुझाया कि बाबा जी से माफ़ी मांग ली जाए तो ट्रेन शायद आगे बढ़े। इसके बाद रेलवे कर्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बाबा जी से माफ़ी मांग ससम्मान उन्हें सीट पर बैठाया, तभी ट्रेन आगे बढ़ी। जिस जगह पर बाबा जी को उतारा गया था उस जगह का नाम नीम करोली है, जो इस घटना के बाद विख्यात हो गया। इसके बाद उन्हें बाबा नीम करोली अथवा बाबा नीम करोली कहा जाने लगा। बाबा जी के बारे में कई किस्से हैं जो उनके भक्तों ने अनुभव किए, सुने या लिखे हैं। बाबा कहीं भी प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते थे और उन्हें होने वाली घटनाओं का पूर्व से ज्ञान होता था। बाबा नीम करोली महाराज किसी का दुख या किसी की आंखों में आंसू देखते ही द्रवित हो उठते और भक्तों के दुख निवारण के लिए स्वयं कष्ट सहने को तैयार रहते। रिचर्ड एल्पर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में 1943 की बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा जी के कई भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपति थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। एक समय अचानक बाबा जी उनके घर पहुंच गए। दोनों दंपति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का भी दुख था कि घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि जो कुछ भी था उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बाबा जी वो खाकर चारपाई पर कंबल ओढ़कर लेट गए। बाबा जी रात भर कराहते रहे। ऐसे में बुजुर्ग दंपति परेशान हो गए कि पता नहीं बाबा जी को क्या हो गया है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाबा जी को मार रहा हो। जैसे तैसे कराहते कराहते सुबह हो गई। सुबह बाबा जी उठे और कंबल को लपेटकर बुजुर्ग दंपति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित करा देना।
इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपति ने बाबा जी के आज्ञा का पालन किया। जाते हुए बाबा जी ने कहा था, चिंता मत करना, महीने भर में आपका बेटा घर लौट आएगा। जब वे कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, लेकिन बाबा जी ने तो खाली कंबल ही हमारे सामने लपेट कर दिया था और हमें आज्ञा दी थी कि इसे न खोलें। तो उन्होंने चादर वैसी ही नदी में प्रवाहित कर दी। लगभग 1 माह के बाद बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा बर्मा फ्रंट से लौटा है। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के वक्त वह फ्रंट पर तैनात था। उसे देखकर दोनों बुजुर्ग दंपति खुश हुए और उसने घर आकर जो बताया वह हैरान करने वाला था। उसने बताया कि करीब महीने भर पहले वह एक दुश्मन फौज के साथ घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। वह अकेला बच गया। उसने बोला, मैं कैसे बच गया यह मुझे नहीं पता। उस गोलाबारी में उसे एक भी गोली नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मन सेना के बीच जिंदा रहा। सुबह जब ब्रिटिश टुकड़ी आई तो उसकी जान में जान आई। यह वही रात थी जब बाबा नीम करोली बुजुर्ग दंपति के घर रुके थे। बाबा जी की कृपा से अनेकों भक्त कृतार्थ हुए। बाबा जी किसी भी लीला का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते थे। बाबा जी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते और उनके कष्ट निवारण के लिए वो जो कुछ करते वो भक्तों को चमत्कार के रूप में नजर आता। भक्तों के दुख हरने की कितनी ही कहानियां बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम में मिलने वाली कई पुस्तकों से जानी जा सकती हैं। उनके कैंची के अलावा दूसरी कई जगहों में भी उनके बनाए या उनसे जुड़े सैकड़ों की संख्या में मंदिर हैं। बाबा जी ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पवित्र भूमि को चुना, जहां बाबा नीम करोली महाराज का एक आश्रम भी है। 10 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन में उन्होंने देह त्याग दिया और निरंकार में लीन हो गए। बाबा नीम करोली महाराज जी के निर्वाण के 3 वर्ष पश्चात 1976 में 15 जून को बाबा जी की मूर्ति स्थापना और अभिषेक किया गया कैंची मंदिर धाम में। यह दिन महाराज जी ने स्वयं तय किया था। उस दिन वेदों मंत्रों के उच्चारण के साथ पवित्र समारोह और पूजा के निर्दिष्ट विधि से बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई। तब से प्रतिवर्ष कैंची धाम में 15 जून को बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कैंची मंदिर और आश्रम में रुकने से पूर्व ईमेल या पत्र लिखकर अनुमति लेनी होती है। ईमेल और कुछ दूसरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। कैंची आश्रम के निकट वर्तमान में गेस्ट हाउस होटल्स के ज्यादा विकल्प नहीं है। आप चाहें तो होटल रिजॉर्ट भवाली, भीमताल या नैनीताल में बुक करा सकते हैं और इन जगहों से कैंची मंदिर आकर प्रातः और सायंकालीन पूजा में शामिल हुआ जा सकता है या फिर दिन में आकर मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। महाराज जी की शाश्वत शिक्षा और अंतहीन लीलाओं के कारण हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी और यहाँ तक कि नास्तिक भी उनकी ओर आकर्षित हुए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी सहित कई सेलिब्रिटीज, जिनमें से कुछ हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिड़ला जैसे सुविख्यात लोग और अनगिनत दूसरे लोग उनके प्रति आकर्षित हैं। स्टीव जॉब्स, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जकरबर्ग सहित पश्चिमी देशों के कई लोग बाबा जी के भक्त रहे हैं। बाबा नीम करोली महाराज का जीवन सांसारिक जीवन जी रहे लोगों के लिए एक आदर्श है कि कैसे सांसारिक बंधनों को निभाते हुए उच्च आध्यात्मिक और संत का जीवन जिया जा सकता है। उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहा। बाबा जी की ब्लेसिंग्स और उनकी लीलाओं को उनके भक्त अपने जीवन में आज भी अनुभव करते हैं। महाराज जी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप उनके किसी भी आश्रम में विजिट कर सकते हैं, उन पर लिखी गई किताबों को पढ़ सकते हैं। कैंची मंदिर के दर्शन के बाद अब चलते हैं मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर नाम 2 संस्कृत शब्दों से निकला है, मुक्ति और ईश्वर। यानी यहाँ आप सांसारिक आपाधापी से दूर मुक्त हो स्वयं को ईश्वर के करीब पाते हैं। मुक्तेश्वर से लगभग 4 किलोमीटर पहले हटेलिया से कुछ आगे बढ़ी सड़क के दोनों ओर होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, गेस्ट हाउस आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। यह है यहाँ की बाजार, जो छोटी सी है पर रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। पहाड़ों की खूबसूरत और गुनगुनी धूप का आनंद आपने लेना हो तो ये आपके लिए परफेक्ट जगह है। मुक्तेश्वर प्रसिद्ध है यहाँ से दिखने वाले हिमालय श्रृंखला के
बेजोड़ दृश्य, अपने शांत माहौल और शीत मौसम व स्वच्छ वातावरण, बाज और देवदार के घने जंगल, यहाँ चौली की जाली नामक स्थान से दिखने वाले असीम और अद्भुत घाटी के दृश्य और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से श्रद्धालुओं को मिलती असीम ऊर्जा के लिए ध्यान, योग, जंगल वॉक, नेचर वॉक, बर्ड वॉचिंग, रीडिंग, राइटिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग आदि यहाँ पर्यटकों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से 65 किलोमीटर, निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर से 98 किलोमीटर, नैनीताल से 46 किलोमीटर, हल्द्वानी से 72 किलोमीटर, अल्मोड़ा से 52 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर, देहरादून से 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुक्तेश्वर प्राकृतिक खूबसूरती से परिपूर्ण, असीम शांति और मुक्तेश्वर पहुंचने के मार्ग में दिखने वाले दृश्य भी काफी खूबसूरत और लुभावने हैं। और अब हम पहुंचे हैं यहाँ के फेमस आकर्षण मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। यहाँ पर लगे बोर्ड पे लिखी है यहाँ के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और कुछ अट्रैक्शंस की डिटेल्स। मुक्तेश्वर धाम एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसके नाम पर ही इस इलाके को मुक्तेश्वर कहा जाता है और ये मंदिर को जाती सीढ़ियाँ यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पे स्थित है मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, जो स्थानीय निवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर का वातावरण बेहद शांत है। मंदिर के बाहर और रास्ते में कई जगह लंगूर और बंदर देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान और नंदी जी प्रतिष्ठित हैं। मंदिर से वापस नीचे मुख्य प्रवेश द्वार से बाएं लगभग 3 से 4 मिनट की दूरी पे लगभग 100 मीटर आगे यहाँ का एक अन्य मुख्य आकर्षण चौली की जाली है, जहाँ से ब्रीथ टेकिंग वैली व्यू दिखाई देता है। समर्स में बहती हवा की आवाज, बरसात में यहाँ उड़ते बादल, कोहरे और बारिश की रिमझिम फुहारें, और विंटर्स में चारों ओर दिखती घाटियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां आपके मन के अंदर उठने वाले विचारों को या तो रोक देती है या फिर और तेजी से बहने देती है। घाटियों से घिरे इस पॉइंट पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और साथ ही कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ से दिखता इन घाटियों का दृश्य बहुत अच्छा है। वैसे तो यहाँ साल में कभी भी आया जा सकता है, परंतु यहाँ जाने का उचित समय मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर तक है। अगर गर्मियों में यहाँ जाएं तो हल्के ऊनी कपड़े और सर्दियों में जाएं तो भारी ऊनी कपड़े साथ ले जाएं। अगला डेस्टिनेशन है सातताल, जिसके लिए हम हल्द्वानी के समीप कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम से होते हुए आए। हल्द्वानी से काठगोदाम भीमताल से होते हुए सातताल की दूरी 39 किलोमीटर और नैनीताल से सातताल 23 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली से सातताल की दूरी 310 किलोमीटर है, जो लगभग 9 घंटे का ड्राइव है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से काठगोदाम स्टेशन के लिए रात भर की यात्रा कर पहुंचा जा सकता है। काठगोदाम से टैक्सी लेकर 1 घंटे में सातताल पहुंच सकते हैं। आज अच्छी धूप खिली है और रास्ते में कुछ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। वैसे दिन प्रतिदिन पर्यटन और सड़क परिवहन विकसित होने के साथ उत्तराखंड की सड़कों पर उसी अनुपात में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। यह रोड पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक मुख्य सड़क है। सातताल के लिए महरा गांव से बाईं ओर ढलान की ओर जाती सड़क से पहुंचा जा सकता है। इस स्थान का नाम सातताल इसलिए पड़ा कि यहाँ कभी छोटे बड़े 7 ताल हुआ करते थे। कुछ ताल यहाँ सड़क से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जंगल और पहाड़ियों से घिरे, और कुछ ताल अब अस्तित्व में नहीं है। इन तालों के नाम स्क्रीन में देखे जा सकते हैं। ढलान से नीचे उतरते हुए कुछ खूबसूरत मोड़,
मार्ग घने वृक्षों और सुंदर नज़ारों से घिरे हैं। ये रास्ते और यहाँ से दिखते नज़ारे यहाँ से गुजरते लोगों को सम्मोहित करते हुए चित्ताकर्षक दृश्य, यही तो है वो जिसके लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं। इन कुछ घुमावदार मोड़ों से होते हुए सुंदर बांज के वृक्षों से घिरे सात ताल के किनारे चलने के बाद कुछ देर तक ताल के साथ लगी रोड से आगे बढ़ पहुंचे सात ताल। यह है सात ताल में वाहनों के लिए पार्किंग की जगह। यहाँ की सीढ़ीनुमा बाजार में कुछ भोजनालय हैं जिनके सामने यहाँ बैठने और ताल का आनंद लेने के लिए जगह जगह बेंच लगी हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में उत्तराखंड के स्थानीय पौष्टिक भोजन का आनंद लिया जा सकता है और इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे ताल तक पहुंचा जा सकता है। सात ताल रामताल और सीताताल से मिलकर बना है। एक ओर के हिस्से को रामताल कहते हैं और दूसरे हिस्से को सीताताल। माना जाता है कि रामताल के एक किनारे पर ही लगा हुआ ताल लक्ष्मण ताल है। यह सब अब सात ताल का हिस्सा है। ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए यह ब्रिज राम सेतु। ताल में बोटिंग पर्यटकों के मध्य सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। अलग अलग आकार की बोट में नौकायन करते सैलानी ऊंचे पेड़, प्रकृति, शांति और अपनों के साथ ऐसी जगह समय भले ही न ठहरे लेकिन खुद को थोड़ा और यंग होता महसूस तो किया ही जा सकता है। नौकायन के अतिरिक्त कई अन्य गतिविधियों का भी पर्यटक आनंद लेते हैं। सात ताल में होने वाली कुछ एक्टिविटीज की जानकारी स्क्रीन में देख सकते हैं। नैनीताल की ही तरह यहाँ के अपेक्षाकृत ठंडे मौसम के कारण गर्मियों के समय यहाँ अधिक व्यस्त सीजन मिलता है। यहाँ विविध प्रजातियों के पक्षियों को देख बर्ड फोटोग्राफर्स और बर्ड वॉचर्स की आंखों में चमक और दिल में उमंग बढ़ जाती है। यहाँ कई वन्य प्राणियों का भी आवास है। सात ताल में सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों के साथ सैकड़ों पुष्प, वृक्ष और औषधियों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं। स्वच्छ वातावरण, घने वृक्ष, जगह जगह ताल, प्रकृति को फलने फूलने के लिए और क्या चाहिए। यहाँ ठहरने के लिए कुछ कैंपसाइट्स और रिजॉर्ट्स हैं, सभी नेचर से घिरे, जो इंटरनेट पर सर्च किए जा सकते हैं। सात ताल बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ की बाजार में कुछ गिनी चुने फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन अगर आप यहाँ घूमना चाहें तो समीपवर्ती वन क्षेत्र में घूम सकते। यहाँ रुकने का विचार उनके लिए अच्छा है जो प्रकृति के साथ करीब से रहना चाहते हैं। इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं के बिना बेसिक लाइफ को जीना चाहते हैं। वो यहाँ कुछ दिन रहकर दुनियावी ठहराव में आत्मिक बदलाव प्राप्त कर सकते हैं। अगला डेस्टिनेशन भीमताल। भीमताल के लिए हल्द्वानी से और काठगोदाम से बस या शेयर टैक्सी दिन भर मिलते रहती है। भीमताल आते हुए रास्ते में कई घुमावदार मोड़, दूर तक फैली पहाड़ियों पर हरियाली और बीच में बसे कुछ गांव यहाँ बड़े सुंदर लगते हैं।
घाटी और पहाड़ियों के दृश्य कैमरे में कैद करने के बाद हम पहुंचे भीमताल, जहां पहले मिलता है तल्ली ताल। ताल का एक किनारा इस जगह से लगा है। यहाँ पर 2 रोड्स जाती दिखाई देती हैं। दोनों रोड्स झील के 2 किनारों से लगते हुए आगे बढ़ती हैं। सीधे जाने वाली मेन हाईवे रोड है। इस रोड पर हम फिर आएंगे। पहले चलते हैं दाईं ओर जाने वाली रोड पर, जिसे ठंडी सड़क कहते हैं। ठंडी सड़क से भीमताल के कुछ स्कूल्स और होटल्स तक पहुंचा जा सकता है। यह सड़क पैदल चलने के लिए अच्छी है। यहाँ कम ट्रैफिक रहता है। 500-600 मीटर जाने के बाद ये रोड भीमताल डांठ पर जाकर 4 व्हीलर्स के लिए बंद हो जाती है। इस ताल के मध्य में एक टापू है। नाव से टापू तक पहुंचा जा सकता है। पहले यहाँ एक रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, जो अब नहीं है। मत्स्य विभाग की ओर से इस टापू पर एक एक्वेरियम भी बनाया गया है। ब्रिज को पार कर भीमताल की मुख्य बोटिंग स्टैंड तक पहुंचा जा सकता है, जो भीमताल के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाली जगह है। भीमताल में भीमेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ से तल्लीताल की ओर जाकर फिर मेन हाईवे से वापस यहाँ पर आएंगे। मेन रोड से थोड़ा आगे बढ़कर एक ब्रिज से ठीक पहले एक बाईपास रोड है, जो भीमताल नगर के बाहर हाईवे से फिर से कनेक्ट हो जाती है। ब्रिज से थोड़ा आगे जाकर हम पहुँचे भीमताल के मुख्य तिराहे पर, जहाँ से बाईं ओर जाने वाली रोड नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत और दूसरी जगहों को जाती है। इस रोड में भीमताल की सबसे बड़ी बाजार भी है। दाईं ओर को जाने वाली रोड ताल के किनारे किनारे भीमताल डांठ पर पहुंचती है। इसी रोड में आगे जाकर एक मार्ग नौकुचिया ताल के लिए भी जाता है। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड स्टॉल्स और ठहरने के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। रंग बिरंगी अलग अलग तरह की बोट्स, दुनिया भर के पर्यटक, भीमताल झील का सुंदर नज़ारा और आसपास का माहौल इस जगह को बेहद आकर्षक बना देता है। सेल्फी और फोटोग्राफ लेने के लिए भी यह जगह बन जाती है एक आइडियल स्पॉट। झील में कई प्रकार की मछलियाँ, बतख देखे जा सकते हैं। भीमताल डांठ में भीमेश्वर मंदिर से लगे ब्रिज को पार कर ठंडी सड़क तक पहुँचा जा सकता है, जो आगे जाकर तल्लीताल में मिल जाती है। नैनीताल की तरह ही यहाँ का पीक सीजन अप्रैल से जून, बरसात शुरू होने से पूर्व, और बरसात का मौसम खत्म होने के बाद अक्टूबर से दिसंबर तक है। वैसे साल भर यहाँ कभी भी आया जा सकता है। भीमताल कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। लेक के किनारे बनी दोनों रोड से लगी पहाड़ियों में हैं कुछ अच्छे रिजॉर्ट्स। भीमताल में लोक संग्रह, फोक कल्चरल म्यूजियम देखे जाने वाली जगहों में से एक है, जिसकी स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 1983 में की। गर्मियों के मौसम में भी अपने साथ सुबह शाम पहनने के लिए हल्के ऊनी कपड़े रखें। यहाँ का मौसम ठंडा है। भीमताल की दूरी नियरेस्ट एयरपोर्ट और कुछ दूसरी जगहों से स्क्रीन पर देखी जा सकती है। अगला डेस्टिनेशन नैनीताल से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौकुचिया ताल। भीमताल के निकट यह एक बेहद आकर्षक ताल है। हरे भरे जंगल और पहाड़ियों से घिरा सुंदर और शांत स्थल है नौकुचिया ताल। अपनी सुरम्यता के साथ यह जगह जानी जाती है यहाँ पर होने वाली फन एडवेंचर की कई एक्टिविटीज के लिए, जिनके साथ यहाँ रहते हुए यादगार समय बिताया जा सकता है। सैलानियों द्वारा पसंद किए जाने वाली प्रमुख एक्टिविटी है नौकुचिया ताल में बोटिंग। यहाँ अलग अलग शेप और मॉडल की नावों में अपनों के साथ बैठ इस शांत जगह में सैर करने का आनंद सभी सैलानी लेना चाहते हैं। हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, जॉर्बिंग बॉल्स, माउंटेन बाइकिंग, बर्ड वॉचिंग, नेचर ट्रेल्स, ट्रैकिंग आदि गतिविधियां पर्यटकों का रोमांच बढ़ाती हैं। बात करें यहाँ कैसे पहुँचें। नौकुचिया ताल के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम। हल्द्वानी से आएँ या नैनीताल से, यहाँ पहुँचने के लिए आपको
सबसे पहले भीमताल पहुंचना होता है और फिर भीमताल से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नौकुचिया ताल। हल्द्वानी और नैनीताल के विभिन्न स्थलों की जानकारी देते वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भीमताल से नौकुचिया ताल की ओर आते हुए रोड के दाईं ओर दिखता है विशाल हनुमान जी की मूर्ति और हनुमानगढ़ी मंदिर। बजरंगबली की यह विशालकाय मूर्ति लगभग 52 फीट ऊंची है। मंदिर परिसर से पहाड़ों, घाटियों और सीढ़ीदार खेतों का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी की कृत्रिम गुफाएं भी बनी हैं। साथ ही यहाँ नीम करोली महाराज को भी समर्पित एक मंदिर है। नीम करोली महाराज जी से जुड़ा विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमानगढ़ी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल में होने वाली एक साहसिक गतिविधि है जिप लाइन क्रॉसिंग। दोनों किनारों को जोड़ने के लिए मजबूत केबल बंधी रहती है। इसमें झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक झूल कर जाया जा सकता है। ये हम यहाँ डाल देंगे आपको ऐसे ऊपर खड़े जाओ और इसको ऐसे यहाँ हैंड फ्री भी कर सकते हैं आप, और ये वायर से आपको हेड को दूर रखना है अपने साथ, ठीक है। हेड को गर्दन को हैंग हो जाइए आप पूरा, बैठिए आराम से, छोड़िए पाँव छोड़िए, फ्री कर दीजिए, ठीक है। क्रॉलिंग बताइए। और अगर बाई चांस से अटक जाते हैं आप वहाँ, तो यूँ मंकी क्रॉल करना है उधर फेस करके ऐसा करिएगा, स्पीड स्लो ही ना, वहाँ तक चलिए। फेस दूर रखिए, वीडियो स्टार्ट। चलो चलिए, हैंड फ्री कीजिए भैया, हैंड फ्री कीजिए, छोड़िए, हैंड छोड़ो दोनों। कयाकिंग करना भी पर्यटकों, खासकर युवाओं का पसंदीदा एडवेंचर है। कयाकिंग में बोट को 2 ब्लेड वाले चप्पू के सहारे चलाया जाता है। यहाँ पर बच्चे और बड़े वाटर जॉर्बिंग का भी लुत्फ उठाते हैं। पर बैठकर पानी की सतह पर चलते हुए इसे आगे को धकेला जाता है। पैराग्लाइडिंग में किसी पंछी की तरह आकाश में ऊंची उड़ान भरी जा सकती है। यह उत्तराखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक गतिविधियों में से एक है। नौकुचिया ताल में फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए कई अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स और होम स्टे उपलब्ध हैं। यह झील नैनीताल जिले की सभी झीलों में सबसे गहरी है। नौकुचिया ताल से जुड़ी मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी के कठिन तप से हुआ। यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस के पास ही एक छोटा सा ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि झील की परिक्रमा करने वालों को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नौकुचिया ताल वर्ष भर आया जा सकता है और साल में सबसे ज़्यादा पर्यटकों की आवाजाही गर्मियों के मौसम में होती है। दूसरा बेस्ट सीजन मानसून के बाद नौकुचिया ताल में घूमने के लिए अच्छा है। अगला डेस्टिनेशन है नैनीताल जनपद का एक अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा शांत स्थल छोटा कैलाश, जहां पहुंचने के लिए थोड़ा ट्रैक करना होता है। यहाँ से एक और पंतनगर, सितारगंज, नानकमत्ता, हल्द्वानी तक का तराई और भावर क्षेत्र और दूसरी ओर भवाली, जोलीकोट, नैनीताल आदि की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है शिव मंदिर छोटा कैलाश। यहाँ तक पहुँचने के लिए हल्द्वानी से सड़क मार्ग द्वारा अमृतपुर, भौरसा होते हुए पिंडरो गांव तक पहुँचना होता है। पिंडरो गांव तक मोटरेबल सड़क है, जहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करने के बाद पहाड़ी के शीर्ष पर पहुँचा जा सकता है, जहाँ भगवान शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि सतयुग में भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। नैनीताल जनपद में काठगोदाम से लगभग 30 किलोमीटर की वाहन द्वारा दूरी और लगभग 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर हम पहुँचे एक छोटे से शांत और लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन छोटा कैलाश।
चलते हैं थोड़ा पीछे और जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए हम हल्द्वानी से काठगोदाम, रानीबाग से होते हुए आए रानीबाग तिराहे पर, और यहाँ से स्ट्रेट जाता रूट जोलीकोट होते हुए नैनीताल को जाता है और राइट हैंड को जाता है वाया भीमताल होते हुए भवाली। हमने भीमताल रोड में टर्न लेकर तिराहे से लगभग 800-900 मीटर बाद इस हाईवे पर ना जाते हुए एक गेट नुमा द्वार को पार कर सीधे आगे जाती हुई रोड को चुना छोटा कैलाश जाने के लिए। यहाँ इस शार्प बेंड में दूसरी दिशा से आ रहे वाहन अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो इसके लिए निश्चित किया कि दूसरी दिशा से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। मोड़ से ठीक पूर्व जिस गेट से हम आगे बढ़े उस पर कैलाश द्वार लिखा हुआ दिखा। यह मार्ग आगे कुछ दूरी तक ढलान लिए हुए है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सड़क के दाहिनी ओर ढलान और लेफ्ट हैंड साइड को सड़क से लगी पहाड़ी। रानीबाग से अमृतपुर, बसोली, अमिया, भोरसा जैसे छोटे छोटे और सुंदर गांव कस्बों से होते हुए छोटा कैलाश के करीब होते गए और छोटा कैलाश की ऊंची पहाड़ियां रास्ते से दिखाई देने लगी। हल्द्वानी से लगभग 1 से 1.5 घंटे के मार्ग में दिखते नज़ारों से प्रफुल्लित हो हम पहुँचे छोटा कैलाश पहाड़ी की तलहटी में, जहाँ से ट्रैक आरंभ होता है, और ये छोटा कैलाश ट्रैकिंग मार्ग का प्रवेश द्वार। यहीं पर वाहनों के लिए कुछ पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध है। सड़क के किनारे उचित स्थान पर वाहन पार्क कर और अपने साथ पानी का एक फ्लास्क रख हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैकिंग की शुरुआत हर ट्रैक की तरह खूब उत्साह से हुई। यहाँ से दिखने वाले दृश्यों को देखते हुए हर खूबसूरत जगह को देखकर जो ख्याल आता है वही आया कि यहीं बस जाएं या फिर कुछ दिन यहाँ ठहर जाएं। पैदल मार्ग अच्छा बना हुआ है। ट्रैक शुरू करने पर नीचे से ही छोटा कैलाश की चोटियाँ दिखाई देने लगती हैं और दिखता है यह खूबसूरत गांव, जहाँ कुछ कृषि भूमि, शांत ग्राम्य जीवन और उनके पशु। गांव के बीचों बीच से जाता मार्ग और लहलहाती फसल देखकर मन में संगीत चलने लगता है, जो वीडियो में व्यक्त नहीं कर सकता। बेकार कॉपीराइट का झंझट हो सकता है। खैर, कॉपीराइट कहना तो बहाना है। इस आड़ के सहारे हम कितने ट्यूनलेस हैं इस बात को छुपाना है। सीमेंटेड मार्ग में कहीं कहीं पर पत्थर बिछे हुए हैं और कहीं कहीं मिट्टी का बना हुआ मार्ग है। छोटा कैलाश मंदिर पहाड़ की जिस चोटी पर स्थित है वह इर्द गिर्द के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है। मार्ग में यह एक और स्वागत संदेश लिखा हुआ बोर्ड। आगे बढ़ने पर और ऊंचाई में चढ़ने के साथ नीचे गोमती गंगा नदी दिखाई देती है, जिसे काठगोदाम और हल्द्वानी के क्षेत्र में गौला नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने के साथ साथ मार्ग में चढ़ाई का लेवल भी बढ़ता जाता है, इसके साथ साथ दिखने वाले दृश्यों की खूबसूरती भी। हरा भरा वन को देख मन को सुकून मिलता है और साथ में मिलती है ताज़ी ऑक्सीजन। चीड़, बांज और दूसरे वृक्षों से घिरे इन वनों को कितना ही देखो मन नहीं भरता। लगभग 1/3 मार्ग तय करने पर चढ़ाई में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ जब सांस फूलने लगी और चलना मुश्किल होने लगा तो लगा कि क्यों इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए इस ट्रैक का प्लान किया। अच्छा होता कि घर में बैठे आराम से पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो ही देख लेते। मार्ग में ऐसे ही ख्याल के लोगों के लिए धूप व बारिश से बचने के लिए यहाँ यह शेल्टर मिला। अपनी थकान उतारने के लिए परफेक्ट स्पॉट। यहाँ बैठकर नीचे दिखते गांव और घाटियों के दृश्य आकर्षित करते हैं। यहाँ आराम करने के लिए कुछ बेंचेस लगी हुई हैं। साथ ही धूप से और बारिश से बचने के लिए टिन की छत भी बनी है। हालांकि ट्रैकिंग रूट पर जमीन में
किसी मिट्टी से भरे रास्ते पर बैठो या घास के मैदान पर या किसी पत्थर के ऊपर, जाने क्या बात है कि वो आनंद किसी आरामदायक गद्दे में बैठने से भी ज़्यादा होता है। सुस्ता कर बैठे तो हर बार की तरह फिर से एनर्जी रिस्टोर हो आई। कदम फिर से मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो गए। इस मार्ग की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2.5 फीट की होगी। वृक्षों से घिरे इस मार्ग से आगे बढ़ते छोटा कैलाश की चोटी और नजदीक आती प्रतीत हुई। यहाँ से दिखती इस खूबसूरत घाटी को और बेजोड़ दृश्यों को स्वयं की खूबसूरती को प्रमाणित कराने के लिए किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जो भी प्रकृति प्रेमी आते हैं इसमें खो जाते हैं। पिंडरो गांव से चलने के कुछ देर बाद इस रास्ते से पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है और कैल्सा और गार्गी नदी की घाटियां भी लगातार दिखाई देती हैं। रास्ता इतना मनमोहक है कि तीव्र चढ़ाई की थकान महसूस नहीं होती। ऊपर पहुंच के चारों ओर की घाटियां और वन क्षेत्र देखकर आप बिना विस्मित हुए नहीं रह सकते। ऐसे ही ठहरते हुए और आगे बढ़ते हुए हम छोटा कैलाश के समीप पहुंचे। जल्दी से चोटी तक पहुंचने के उत्साह में कदमों की गति और तेज होने लगी। यह ट्रैकिंग रूट बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लंबे समय से जब चलने का अभ्यास ना रहे तब थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और ये है ठीक सामने ऊंचाई पर दिखता छोटा कैलाश स्थित मंदिर का प्रवेश द्वार और पिछले 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग रूट का डेस्टिनेशन। कितना चले होंगे यह अनुमान लगाने के लिए पीछे मुड़ देखा तो दिखा नीचे घाटियां और रूट का व्यू जहां से हम आए थे। गुनगुनी धूप, पहाड़ियों के ऊपर बादल और नीचे इन बादलों की छाव, ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें अपनी आंख में भर लेने को मन करता है। यहाँ से मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ दिखता नीला आसमान, इस ऊंचाई पर आकर यह विचार आता है मन में, वाह कितनी शांति और सुकून भरा है यहाँ। और अभी तक रास्ते में चढ़ी हुई चढ़ाई का थोड़ा भी ख्याल नहीं रहता। यह पहाड़ी अपने आसपास की पहाड़ियों में सबसे ऊंची है। अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में मान्यताएं। छोटा कैलाश के बारे में मान्यता है कि सतयुग में भगवान महादेव एक बार यहाँ आए थे। अपने हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव जी तथा देवी पार्वती जी ने इस पहाड़ी पर विश्राम किया था। महादेव के यहाँ पर धूनी रमाने के कारण ही तब से यहाँ अखंड धूनी जलाई जा रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर खुले आसमान के नीचे विराजे इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी और छत्र चढ़ाते हैं। नैनीताल रामनगर मार्ग में कालाढूंगी के समीप स्थित है कॉर्बेट म्यूजियम और कॉर्बेट फॉल। कालाढूंगी उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित बेहद शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है। कभी यहाँ रहने वाले प्रसिद्ध शिकारी और लेखक जिम कॉर्बेट, जिन्हें एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, ने कुमाऊं और उत्तराखंड के वासियों को कई आदमखोर बाघों के आतंक और भय से मुक्ति दिलाई थी। नैनीताल जिले में नैनीताल से वाया खुरपाताल होते हुए करीब 34 किलोमीटर दूर कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की दूरी कॉर्बेट म्यूजियम से 24 किलोमीटर है। कालाढूंगी स्थित कॉर्बेट म्यूजियम, जो कभी जिम कॉर्बेट का आवास हुआ करता था, इस बंगले को 1922 में जिम कॉर्बेट ने बनवाया था। लोग यहाँ आते हैं भारत के ग्रामीण परिवेश को समझने, भारत की प्राकृतिक विविधता को देखने, भारत के वन्य जीवों जिनमें बाघ,
हाथी, कांकड़, घुरड़ और कई अन्य प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं की उपस्थिति को महसूस करने। अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कॉर्बेट म्यूजियम के लिए एंट्रेंस। एंट्री गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद टिकट काउंटर से म्यूजियम विजिट के लिए टिकट्स लिए जा सकते हैं, जिनके चार्जेज इंडियंस, फॉरेनर्स और स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखा जा सकता है। विजिटर्स म्यूजियम के आसपास सड़क के किनारे अपने वाहन पार्क कर म्यूजियम विजिट करते हैं। म्यूजियम सुंदर हरे भरे वृक्षों और पार्क से घिरा है। यहाँ बैठकर प्रकृति के साथ अच्छा समय व्यतीत किया जा सकता है। कॉर्बेट म्यूजियम में जिम कॉर्बेट के जीवन से जुड़े एवं कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ी कई बुक्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स आदि खरीदा जा सकता है। म्यूजियम से ठीक पहले है जिम कॉर्बेट का एक खूबसूरत स्टैच्यू। म्यूजियम के अंदर जाकर एडवर्ड जिम कॉर्बेट से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानी जा सकती हैं, जिन्हें विभिन्न तस्वीरों, आकृतियों, लेखों द्वारा दर्शाया गया है। खासतौर से छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सीखने और जानने के लिए काफ़ी कुछ है। म्यूजियम में जिम कॉर्बेट द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं सहेज कर रखी गई हैं। जिम कॉर्बेट आजीवन अविवाहित रहे। उन्हीं की तरह उनकी बहन मैगी कॉर्बेट ने भी कभी विवाह नहीं किया। दोनों भाई बहन आजीवन साथ रहे। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ और 1947 में अपनी बहन मैगी के साथ जिम कॉर्बेट केन्या चले गए और उनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को केन्या में ही हुई। जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी थे, साथ ही वे एक अत्यंत प्रभावशील लेखक भी थे। उनकी पुस्तकें माई इंडिया, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जंगल स्टोरीज आदि बेहद चर्चित हैं। कॉर्बेट म्यूजियम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कॉर्बेट फॉल। रोड के दाईं ओर सुंदर आर्टिस्टिक कॉर्बेट फॉल का प्रवेश द्वार। इस जगह से कॉर्बेट फॉल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। कॉर्बेट पार्क में प्रवेश का समय, बंद होने का समय, प्रति व्यक्ति चार्ज के साथ वाहनों के लिए प्रवेश शुल्क जो यहाँ स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कॉर्बेट फॉल में एंट्री के लिए टिकट का काउंटर मुख्य गेट के पास है। कॉर्बेट वाटरफॉल का मुख्य प्रवेश द्वार और एंट्री गेट के पास खूबसूरत नज़र आता है एक पार्क। इस पार्क में वन्य प्राणियों के डमी बने हैं। मॉनसून के समय जुलाई से सितंबर तक इस क्षेत्र में अत्यधिक जलभराव के साथ लंबी घास और झाड़ियां उगाती हैं। इस कारण विजिटर्स की सुरक्षा हेतु कॉर्बेट फॉल को इन 3 माह के लिए बंद रखा जाता है। यहाँ से कॉर्बेट फॉल की दूरी 2 किलोमीटर है, जिसे पैदल सैर करते हुए 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के द्वारा तय किया जा सकता है। कॉर्बेट फॉल के निकट वाहनों की पार्किंग बनी है और पार्किंग से कुछ कदम की दूरी पर है कॉर्बेट वाटरफॉल। यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाटरफॉल के एकदम निकट जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाती है। हम वन्य जीवों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वन्य जीवों और वन्य संपदा के आराम और सुविधा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कॉर्बेट फॉल एक प्राकृतिक झरना है जो घने सागौन के जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह सैलानी घंटों बिताते हैं। कॉर्बेट फॉल की टाइमिंग
यहाँ लगे बोर्ड के अनुसार अप्रैल से जून तक सुबह 10 से शाम 4:30 बजे तक और अक्टूबर से मार्च माह तक सुबह 10 से शाम 3:30 बजे तक है। घने जंगल में प्रकृति के शांत और सुरम्य वातावरण के बीच पहाड़ से गिरता झरना अपने आप में रोमांच पैदा करता है। झरने की आवाज़ और पक्षियों का कलरव स्वर वातावरण में खूबसूरत संगीत घोल देता है। यह झरना 20 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कॉर्बेट फॉल तक हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी, रामनगर, रुद्रपुर या काशीपुर से टैक्सी अथवा बस द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। कॉर्बेट म्यूजियम से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है इस क्षेत्र का एक प्रमुख और गहन आस्था का केंद्र गर्जिया देवी का मंदिर। ये गर्जिया मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ के व्यू देखने भर से आपकी रास्ते भर की थकान चंद मिनटों में दूर हो जाती है। देश विदेश से ऐसे पर्यटक जो कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आते हैं वो यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगाई जाती हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये है मंदिर परिसर। श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, नवरात्रि, बसंत पंचमी, उत्तरायणी आदि पर्वों और अपने जीवन के खास अवसरों में माँ से इच्छा पूर्ति हेतु आशीर्वाद लेने और आभार प्रकट करने आते हैं। कौसाम्बी देवी के नाम पर आधारित कोसी नदी और मंदिर का व्यू बहुत मनमोहक दिखता है। प्राचीन काल से कोसी नदी के तेज बहाव के मध्य माँ गर्जिया देवी के मंदिर का अटल रहना एक चमत्कार ही है जो ईश्वरी शक्ति का एहसास दिलाता है। और ये है ब्रिज से नीचे कोसी नदी और नदी के किनारे शॉप्स और मेन मंदिर का व्यू। पुल से नीचे ये मंदिर के लिए मार्ग है। मंदिर ऊंचे टीले में स्थित है। यहाँ से लगभग 90 सीढ़ी चढ़ गर्जिया माँ के दर्शन कर सकते हैं। नीचे बटुक भैरव की गुफा व शिव मंदिर है। कहा जाता है माँ के दर्शन के बाद बटुक भैरव की पूजा करना आवश्यक है, अन्यथा पूजा अधूरी रहती है। बटुक भैरव को खिचड़ी चढ़ाई जाती है और माँ के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव देवता के दर्शन करते हैं। बरसातों के मौसम में कोसी नदी में पानी का स्तर बढ़ने के कारण यहाँ जहाँ भी आप रेत व पत्थर देख रहे हैं कोसी नदी के पानी से भर जाता है और मंदिर के चारों ओर पानी पानी नजर आता है। और अब अंत में देखते और सुनते हैं कुमाऊं के सबसे बड़े नगर हल्द्वानी की कहानी, हल्द्वानी की जुबानी। मुझे हल्द्वानी कहते हैं। दुनिया के मानचित्र में एक छोटा सा और उत्तराखंड राज्य का एक बड़ा शहर। आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं आपको। मेरी कहानी या तो किसी भी शहर की कहानी हो सकती है। वैसे शहर या गांव तो बस कहानियां बनते और पीढ़ियों को बदलते देखते हैं। गौला नदी के किनारे आज आप जिस शहर को देखते हैं, एक समय यहाँ हल्दू वृक्षों का घना वन यानी डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था और कितने ही पशुओं और पंछियों का प्रवास। अब तो वह जंगल बस पुरानी यादों में, बुजुर्गों की बातों में और इतिहास की किताबों में है। पेड़, पौधे, जंगल और जमीन उन्हें काटने, उजाड़ने पर कोई प्रतिरोध थोड़ा करते हैं। समय के साथ रहने और दुनिया के साथ चलने के लिए मेरा स्वरूप बदलता रहा। ऐसा माना जाता रहा है कि पेड़, पौधे, जंगल और प्रकृति का मेलजोल रोजगार देने वाले उद्योगों, कारखानों, भवनों, सड़कों की प्रगति में बाधक है। जागरूक और समय के साथ चलने वाले इंसान अपने बुद्धि चातुर्य से वन संपदा के इस खतरनाक गिरोह को खत्म करते रहे और उनकी जगह बनने लगे आरामदायक, सुविधाजनक भवन, उन तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें और तैयार हुए कंक्रीट, सीमेंट, लोहे, रेत और इंसानों के जंगल।
चौड़ी पत्ती वाले हल्दू वृक्षों के वन यानी हल्दू फॉरेस्ट से मुझे ये नाम ब्रिटिश काल में मिला। शहर के बीच अभी भी थोड़े दिख जाते हैं, कुछ टूटे कुछ अधूरे, अपनों से छूटे। हल्दू ट्री का बॉटेनिकल नेम हल्दीना कोडिफोलिया है। मेरा इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि ये धरती। कुछ पुस्तकों में दर्ज हुआ, कुछ उससे पहले का। हमेशा लेकिन इस रूप में नहीं था मैं जैसा आज दिखता हूं। 14वीं सदी में यह जगह कुमाऊं साम्राज्य का हिस्सा बनी, चंद राजा ज्ञानचंद के शासन में। बाद में मुगलों ने भी इस क्षेत्र पर अधिकार पाना चाहा, लेकिन पहाड़ियों से लगे इस क्षेत्र को जीतना कठिन होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। 16वीं सदी की शुरुआत में यहाँ बुक्सा जनजाति रहा करती थी, फिर नेपाल के गोरखा लोगों के प्रभाव में रही यह जगह। सन 1816 में यहाँ ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं को युद्ध में हराकर इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1834 में जॉर्ज विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बने और ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 1834 में मेरा नाम हल्दूवन से हल्द्वानी किया गया। 1883-84 में बरेली से काठगोदाम रेलवे लाइन आई और 24 अप्रैल 1884 वो दिन था जब पहली बार ट्रेन यहाँ पहुंची। वह ट्रेन लखनऊ से आई थी। उन्नीस सौ 47 में देश की आजादी के समय यहाँ की आबादी थी करीब 25,000। धीरे धीरे कुमाऊं और दूसरी जगहों के लोगों ने यहाँ खेती और कृषि आधारित व्यापार के लिए आना शुरू किया। व्यापार और आवाजाही बढ़ने से यहाँ लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई और यह क्रम अब तक चल रहा है। मैं हर रोज पहले दिन से कुछ ज्यादा बोझ उठाता। बेतरतीब, बेहिसाब, बेपरवाह दबाव लोग बढ़ाते और तंज मुझ पर कसा जाता। मैंने वर्षों से पुरानी पीढ़ियों को जाते और नए को आते देखा है और उनको ये कहते देखा यह शहर अब बहुत बदल गया है, अब वो पुरानी बात नहीं। कभी फिर कोई पहाड़ के मुश्किल जीवन से आगे बढ़ बड़ी हसरतों से शहर में आकर अपना एक आशियाना बनाता है। कभी यहाँ की गलियों में खेलते टहलते बड़ी होती जनरेशन को आगे पढ़ने या कुछ करने की जद्दोजहद में शहर छोड़कर दूर निकल जाते देखा। बरसों पहले यहाँ से गया कोई अपना पुराना सुकून ढूंढने यहाँ फिर लौट के आते देखा। कभी कोई छोड़ अपना गांव यहाँ आता है अपने सपने तलाशने और खो जाता है शहर की भीड़ में। मुझे कुमाऊं के सबसे बड़े शहर के रूप में भी जानते हैं लोग। मुझे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मैं देश के कई महत्वपूर्ण हिस्सों से रोड्स, रेलवे से वेल कनेक्टेड और पन्नगर हवाई अड्डे से कुछ 26-27 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए कई राजकीय और निजी शिक्षण संस्थान हैं। एंटरटेनमेंट के लिए मल्टीप्लेक्स के साथ कुछ दशकों पहले शुरू हुए सिनेमा घर भी हैं। मेडिकल सुविधाओं के लिए है कई बड़े सरकारी हॉस्पिटल और बहुत से प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी। कालाडूंगी चौराहे को शहर का केंद्र माना जाता है। यहाँ 4 मुख्य सड़कें मिलती हैं जो शहर को देश के अन्य हिस्सों से कनेक्ट करती हैं। ये रोड्स हैं नैनीताल रोड, बरेली रोड, कालाडूंगी रोड, और रामपुर रोड। कालाडूंगी चौराहे के पास यहाँ की सबसे बड़ी बाजार है। इस बाजार में कई गलियां हैं।
कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग हर तरह की दुकानें और मार्केट में दुकानों तक पहुंचने के लिए गलियानुमा रास्ते। कार ऑटोमोबाइल कंपनीज के ज्यादातर शोरूम बरेली रोड और रामपुर रोड में हैं। नैनीताल रोड बड़े शोरूम्स, मॉल्स आदि के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इन रोड्स के बीच में कई कनेक्टिंग रोड्स हैं जो लेकर जाती हैं शहर के मोहल्ले और गलियों में। शहर का एक हिस्सा गौदा नदी के दूसरी ओर भी तेजी से विस्तार लेता जा रहा है, जिसे गौलापार हल्द्वानी कहा जाता है। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और जू, एयरपोर्ट और अंतर्राज्यीय बस अड्डा प्रस्तावित है। मैं यहाँ बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच के सभी के साथ समान भाव से रहता हूँ, जैसे ठीक मुझ में रहने वाले भी सर्वधर्म समभाव के साथ, जो देश में लगभग सभी प्रांतों, धर्मों और जातियों के हैं, यहाँ एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहते आए हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं। कहानी मेरी देखनी हो थोड़ा जो निकाली ये फुर्सत से कुछ साल, बदलते देखा मैंने कितनी सल्तनतों को और गुजारे कितने काल। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ तकरीबन 1.56 लाख लोग रह रहे थे, जो एक अनुमान के अनुसार अभी 3 लाख से कुछ ज्यादा होंगे। करोड़ों लोग मुझसे कभी न कभी गुजरे होंगे या कुछ पल यहाँ बिताए होंगे। मुझे सुनने के लिए और अपने अपने वक्त में मेरे साथ चलने के लिए आप सबका आभार। आपका हल्द्वानी।